गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ऐसा बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें नए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर जो नंबर आया है वो अपने आप में बहुत ही कम आया है। केवल और केवल 44,000 करोड़ हमें यहाँ पे कॉरपोरेट्स के द्वारा अनाउंस करता हुआ देखने को मिला है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23-24। अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे ना पिछले सालों के मुकाबले, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे पिछले साल ये नंबर था 7.9 लाख करोड़। अब इतना बड़ा गिरावट आ चुका है कि पिछले 20 साल में सबसे कम नंबर आया है। जी हाँ। देखो, इसके लिए बहुत कुछ कंक्रीट रीजन तो कोई नहीं बता पा रहा, पर वन ऑफ द रीजन बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स ना वेट एंड वॉच अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। देखो, इस बार जैसे आप जानते हो कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 272 का जो आंकड़ा था उसको क्रॉस नहीं कर पाई, तो इन्वेस्टर्स भी थोड़ा सा ना सोच समझ के थोड़ा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पॉलिसीज होंगी, थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम अब जो बजट होगा वो जुलाई के लेटर हाफ में आएगा, जो नया वाला मतलब एज इन ना जो इलेक्शंस के बाद वाला बजट होगा। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हैं, इन्वेस्ट करने से पहले सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें। तो ये नंबर अभी के लिए काफी खराब हमें देखने को मिल रहा है, बट हो सकता है कि आने वाले महीनों के अंदर जैसे इन्वेस्टर्स को और कॉन्फिडेंस आता है, तो और इन्वेस्टमेंट ये पिकअप होती हुई देखने को मिल जाएगी। एक जो फैक्टर और बताया जा रहा है वो ये है कि पिछले साल खूब इन्वेस्टमेंट किया गया, 7.9 लाख करोड़। अब ये पिछले साल ये तो अनाउंस था ना, पर कहीं ना कहीं उनको आने में, अपना कोर्स स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पिछले साल काफी ज्यादा था, तो इस वजह से शायद इस बार काफी कम हो गया है। ये भी एक दूसरा रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर 6 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है एक ऑपरेशन के अंदर इन जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अंदर। दोस्तों, डेट है आज की 8 जुलाई 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है चिराइदियो मोइदाम्स के रिगार्डिंग। अब आप पूछेंगे सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सा वर्ड लग रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको हर एक चीज समझा दूंगा। आप लोग अहोम किंगडम के बारे में जानते हो? जी। अगर आप लोग ना रेगुलरली प्रीलिम बूस्टर फॉलो करते हो, तो कम से कम 2-3 बार पिछले एक साल में मैंने अहोम किंगडम के बारे में चर्चा करी है। इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज में अहोम किंगडम का नाम आता है। लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1200 से लेकर 18वीं सदी तक, 18वीं 19वीं सदी तक अहोम किंगडम का रूल था। और एक्चुअल में आज का जो असम हो गया वो रीजन तो है ही है, प्लस एट द सेम टाइम असम के अलावा कुछ पार्ट्स आपके बांग्लादेश, इवन बर्मा के कुछ पार्ट्स के ऊपर ना जो रूल था वो अहोम किंगडम का देखने को मिल जाता है। बहुत बार यहाँ पे कोशिश करी गई, ठीक है, जैसे औरंगजेब की फोर्सेस की तरह कोशिश करी गई कि इस रीजन के अंदर जाएं, पर बहुत ही बहादुर लीडर्स थे जैसे लचित बरफुकान जी, राइट, इनके द्वारा इंश्योर किया गया कि ये चीज ना हो। एंड इन्होंने जितने भी मुगल्स के अटैक्स थे उनको यहाँ पे रोक के रखा एंड अपने रीजन को प्रोटेक्ट किया। ठीक है सर, ये बात तो हमें अहोम किंगडम के बारे में पहले ही पता थी। बिल्कुल। अब जब मैं बात करता हूँ ना अहोम किंगडम की, तो इनके अंदर ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस आपको देखने को मिल जाती है। ये आप सामने देख पा रहे हो, इस चीज को ना चराई दियो मोइदाम ही बोला जाता है। बेसिकली मोइदाम बोला जाता है एक्चुअल में। होता पता क्या है, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद ना उनको ऐसे एक जगह के अंदर उनका एक तरह से ना होम के जैसे रॉयल्टी हो गया या बाकी और जो लोग भी होते हैं, इनफैक्ट जैसे एरिस्टोक्रेट्स हो गया, चीफ्स हो गया, उनको यहाँ पे बरी कर दिया जाता है। समझ पाए? एंड आज के टाइम फिर लोग ऐसे इसको विजिट करने चले जाते हैं इस तरह से। तो एक्चुअल में क्या है, असम का ना एक जगह है शिव सागर, बहुत ही फेमस जगह है। वहां पर बहुत सारे लोग इस तरह से इनको विजिट करने आते हैं। इस पर्टिकुलर जो अहोम डायनेस्टी के अलग अलग जो रॉयल्स थे उनकी जो बरियल साइट्स है ना, उनको यहाँ पे विजिट करने इस तरह से लोग आते हैं। इसको ही यहाँ पे हम मोइदाम के नाम से जानते हैं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है ना? तो चराइदोज भी एक जगह का ही नाम है, तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे ये फर्स्ट कैपिटल थी होम किंगडम की। यहीं पर आपको इस तरह से मोइदाम देखने को मिल जाते हैं। मेजरली आपको यहीं दिखेंगे, पर आज के समय ना जो और भी मोइदाम्स हैं वो अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाते हैं, बट जो रॉयल्टी के मोइदाम्स हैं वो आपको यहीं देखने को मिलेंगे। पर सर, अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं आज? आज हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखो, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है ना, उसके अंदर इसको इंक्लूड करने की बातें चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको इंक्लूड कर लिया गया है, नहीं। यहाँ पर रिकमेंडेशन की बात चल रही है कि इसको इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे आइकोमॉस हो गया, उसके द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि ये चीज ऐड हो जानी चाहिए।
अगर आने वाले फ्यूचर में हो जाएगी तो फिर से मैं छोटा सा डिस्कशन कर दूंगा, बट आई होप आप यहाँ पे मोईदाम क्या होता है ये समझ पाए होंगे। इनको पिरामिड्स ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो हम स्वर्ग दिवस है, बेसिकली लॉर्ड्स ऑफ हेवन, वो यहाँ पे इनको मतलब उनके द्वारा पैटर्नाइज किया गया। प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो मोईदाम का अगर आप पूरा अर्थ आप नोटिस करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर टू पुट इनटू द ग्रेव, एंड दाम का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द डिसीज पर्सन, जो पर्सन की डेथ होगी ना उसके स्पिरिट को आप यहाँ पर ग्रेव के अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम मोईदाम्स जो है आपके हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर। अब देखो जितना बड़ा मोईदाम होगा ना उतनी ही ज्यादा उस पर्सन की पावर और स्टेटस माना जाता है। अगर कोई बहुत पावरफुल था तो उसका मोईदाम बहुत बड़ा, अगर किसी की पावर थोड़ी कम थी तो उसका मोईदाम कॉरेस्पेंडिंगली छोटा बनाया जाता है। इस मोईदाम के अंदर आपको ये वॉल्ट और चैम्बर देखने को मिल जाएगा, प्लस हेमिस्फेरिकल अर्थन माउंट देखने को मिल जाएगा, एंड एक बाउंड्री ऑक्टागोनल बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिल जाती है। अब एक दो चीजें आपको और ध्यान में रखनी है कि सर क्या इसमें बरी होता था? हाँ बिल्कुल, इनिशियली स्टार्टिंग में यहाँ पे जो पर्सन डेथ होगी उसको बरी कर दिया जाता था, पर जैसे जैसे हिंदुज्म का इन्फ्लुएंस आया अब यहाँ पर ना पर्सन को पहले जलाया जाता है, जैसे हिंदुज्म में होता ही है, ठीक है, जो मुख अग्नि दी जाती है। फिर उसके बाद आप नोटिस करोगे जो उनकी एशेज होती है ना उनको यहाँ पे मोईदाम के अंदर यहाँ पे बरी कर दिया जाता है। तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बरियल टू क्रेमेशन हैज ट्रांजिशनड। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्वर्गदेव रुद्र सिंह जो टाइम था 1696 से लेकर 1712 तक का टाइम, तो उस समय क्या हुआ, हमारे पास जो मोईदाम बनने लग गए वो स्टोन एंड ब्रिक वॉल्ट से बनने लग गए। पर उससे पहले अगर हम बात करें तो वुडन पोल्स एंड बीम्स के थ्रू यहाँ पे वॉल्स को बनाया जाता था। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप नोटिस करो इनके द्वारा यहाँ पे स्पेशल एक ऑफिसर अपॉइंट करते थे चांगुरंग फुकान करके, जो कि जिनका काम यही होता था कि आपके जो सिविल वर्क है मेंटेन करें, उसमें आपके मैदाम्स भी यहाँ पे उसके अंतर्गत आ जाते थे। और भी बहुत सारे ऑफिसर्स जैसे मैदाम फुकान्स हो गया, गार्ड्स को मैदामिया बोला जाता था जो इन मैदाम्स की प्रोटेक्शन करते थे। प्लस एट द सेम टाइम एक मटेरियल यहाँ पे कराल को यूज किया जाता था जिसमें लाइम्स, नेल शेल्स, पल्सेस, रीन्स, रेजिन्स, इन सब का यूज करते थे ताकि यहाँ पर ब्रिक्स एंड स्टोन्स को यूज किया जा पाए इन पर्टिकुलर मटेरियल को यूज करते हुए। तो ये कुछ चीजें थी चाराइडियो मोईदाम के बारे में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना आप में से कई स्टूडेंट्स के बारे पूछ जाते हैं कि सर आपसे टेलीग्राम पे कनेक्ट करना हो तो कैसे किया जा सकता है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम कुछ यूपीएससी स्पेसिफिक कुछ कंटेंट होता है या कुछ और मुझे आपसे शेयर करना होता है तो मैं यही टेलीग्राम चैनल पे आप सबके साथ यहाँ पे करता रहता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में। देखो करंट अफेयर्स में क्यों है वो तो हम डिस्कस करेंगे, पर पहले एक काम करते हैं, दो तीन चीजें पढ़ लेते हैं। पहले तो हमें ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ना होगा कि आखिर ये SHGs होते क्या हैं। देखो आप लोग भी जानते हो यार एक इंसान बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर एक और एक 11 हो जाते हैं। और ऐसे काफी सारे लोग अगर साथ में मिलकर काम करने लग जाएंगे, मतलब साथ में आ जाएंगे, तो एकता में एक तो शक्ति होती है, डेफिनेटली होती है। और अगर मान लो इन सब पर्सन का जो बैकग्राउंड है वो काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है, अगर वो साथ में आएंगे, अपने रिसोर्सेस को पूल करेंगे, एंड इन पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस से क्या होगा, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो इनका ना क्या हो गया, अब हो गया इनका एक वॉलंटरी एसोसिएशन हो गया। इनकी प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम्स थी, अब इन्होंने क्या किया, साथ में मिलकर उन सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी। तो इस तरह जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ना उनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कह देते हैं। महिलाओं के बीच में आपको बहुत एग्जाम्पल इसके अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो रिसोर्सेज फाइनेंशियली आपके पूल करने हो, चाहे स्किल बेसिस पे पूल करने हो, तो वहां पर बहुत मदद मिलती है। चाहे बिजनेस स्टार्ट करना हो, चाहे बैंक से लोन वगैरह लेना हो, तो ये सब चीजें बहुत आसानी से इस केस में हो जाती हैं। प्लस ऐसा देखा गया है कि जब ना बैंक किसी पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देता है तो ये सारे पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे उस लोन को चुकाने के लिए। इस वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो एनपीएज होते हैं वो भी हमें कम देखने को मिलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ना अपने में बहुत फायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन का भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कैसे महिलाएं साथ में आके काम कर रही हैं। आप लोगों ने लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल सुना होगा, राइट। तो ये जब जब भी ना इस तरह से रिसोर्सेज को पूल किया जाता है उसके बेनिफिट्स अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड ये जो महिलाएं होती हैं ये अपने आप को काफी हद तक सशक्त फील करती हैं, चाहे वो पैसे की टर्म्स में हो गया, चाहे साइकोलॉजिकली आप इसकी इंपावरमेंट आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं क्रेडिट्स मिल जाते हैं, लोन्स वगैरह मिल जाते हैं, अकॉर्डिंगली ये सब चीजें डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। ठीक है सर, फिर ये यहाँ पे आप नमो दीदी की क्या बात कर रहे हो? नमो का देखो अर्थ यहाँ पे न्यू एग्रीकल्चर मार्केट ऑर्डर, एंड साथ में इसके वर्ड यूज हो गया ड्रोन दीदी।
अब ड्रोन्स तो आप सब लोग समझते हो। हाँ सर, ड्रोन्स के बारे में तो हम लोग वीडियोस वगैरह भी खूब देखते रहते हैं। तो यहाँ पर ना नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या होगा, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो ड्रोन पायलट्स बने, यानी कि ड्रोन्स को वो चला पाएं। किस पर्पस के लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो इस इनिशिएटिव के माध्यम से 15,000 वुमन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे इक्विप किया जाएगा विद एग्रीकल्चर ड्रोन्स, ताकि इन एग्रीकल्चर ड्रोन्स की मदद से क्रॉप को मॉनिटर करना, फर्टिलाइजर स्प्रे करना और सीड्स को सो करना वो बहुत आसान हो पाए। तो इससे महिलाओं को भी एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्लस एट द सेम टाइम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हम और बेहतर कर पाएंगे। मैं थोड़े आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों के ना मेंस में भी एक टॉपिक है यूजेज ऑफ ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो वहां पर भी ये कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो नमो ड्रोन दीदी का भी, एंड अदरवाइज ऑल्सो। जैसे ड्रोन्स की मदद से आप बहुत बड़े लैंड को कवर कर सकते हो आसानी से, एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर डेटा वगैरह भी आपको मिलता रहेगा। तो कुछ भी आपको इंटरवेंशन करना हो, इश्यूज को जल्दी से आइडेंटिफाई करना हो, तो ड्रोन्स के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करना हो, वहां पर आपका ड्रोन्स मदद कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम ना अगर कोई बड़ा फार्म है, उस केस के अंदर आपका खर्चा भी कम हो सकता है। देखो स्टार्टिंग में डेफिनेटली खर्चा हो सकता है बड़े, पर समय के साथ साथ क्योंकि आपको मैनुअल लेबर कम लग रही है, आपको पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स का वेस्टेज कम हो रहा है, तो इस वजह से ड्रोन्स का फायदा काफी है। प्लस डेटा वगैरह मिलता रहेगा, आपको इमेजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्रॉप्स की भी सिचुएशन क्या है एंड कहाँ कहाँ पे आपको इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो ये पूरा इनिशिएटिव है नमो ड्रोन दीदी स्कीम के रिगार्डिंग। अभी क्या डिस्कशन हुआ है दोस्तों? अभी डिस्कशन बस यही हुआ है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थे, उन्होंने यहाँ पे बात करी है एंड उन्होंने बोला है कि सरकार पूरी तरह से रेडी है कि कैसे ड्रोन इंडस्ट्री को हम प्रमोट करें, एंड पिछले 3 साल में ये काफी प्रमोट हुआ भी है। कहाँ पर ये बात कर रहे थे? दरअसल में कनक्लेव था, इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव, जिसको पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर ये बात करी गई है। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, यानी कि एएसडब्ल्यू के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। केरला के अंदर आपको अफ्रीकन स्वाइन फीवर का आउटब्रेक हमें देखने को मिल रहा है। अब आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भाई ये जो हमारे इंसान होते हैं ना, ह्यूमंस, ह्यूमन को यहाँ पे इन्फेक्ट नहीं करता। तो सर किसको इन्फेक्ट करता है? ये पिग को इन्फेक्ट करता है। बहुत ही अपने आप में कंटेजियस डिजीज है, एक से दूसरे को फैलती रहती है, और ये क्या है, एक वायरल डिजीज है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स के अंदर। देखो अगर किसी पिग को ये हो जाती है ना, तो ऐसा बताया जाता है कि लगभग मतलब 100% ही चांस मान के चलो कि उस पिग की यहाँ पे डेथ हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर से ना ये जो वायरस की हम बात कर रहे हैं, ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के रिगार्डिंग जो वायरस है, ये अपने आप में बहुत ही हैविली रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट का मतलब कि भाई कपड़ों के ऊपर, बूट्स, व्हील्स, कहीं पर भी होगा ना, तो उस पर भी सर्वाइव कर जाएगा। इसको सर्वाइव करने में बहुत आसानी होती है, ये मरता नहीं है आसानी से। ठीक है, बाकी आपके और जो पोर्क प्रोडक्ट्स होते हैं, हैम, सॉसेजेस, बेकन, उसके ऊपर भी बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाता है। इंपॉर्टेंट बात यही देखनी है कि ह्यूमंस को ये इन्फेक्ट नहीं करता, पर कई बार वो इसके वायरस के कैरियर जरूर हो सकते हैं। अगर अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करें ना, तो देखो नाम इसका अफ्रीका इसी वजह से है क्योंकि ये मेजरली आपको वहीं एंडेमिक आपको देखने को मिल जाएगा। पर आज के समय के ऊपर ना आपको बहुत सारी जगह के अंदर, इवन यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सर फैलता कैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर? ये देखो, मान लो जो भी पिग जिसको इन्फेक्शन हुआ है, उसके साथ कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट आने के अंदर, या फिर कई बार ना इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने बताया ना कि ये मरता नहीं है वायरस, तो व्हीकल्स, लोग, किसी के माध्यम से भी इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट के माध्यम से पहुंच सकता है। या फिर जो पिग्स हैं उन्होंने कुछ ऐसा मीट खा लिया जिसमें इन्फेक्शन था, राइट? या फिर कई बार टिक्स के माध्यम से भी ना ये बायोलॉजिकल वेक्टर्स भी इसको यहाँ पे फैलाने का काम कर सकते हैं, इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर का। इससे दिक्कत क्या आती है? जिस पिग को ये हो जाता है उसको बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है ना, कफिंग हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, मेल जो फीमेल पिग्स होते हैं उनके अबॉर्शन या सडनली डेथ देखने को मिल जाती है, डायरिया वगैरह, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के। अभी तक कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट या कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है यहाँ पे पिग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे केस में अगर पिग को हो जाता है ना, तो उनको मार ही दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यार, इंडिया में तो ये कल्चर नहीं है, पर दुनिया भर में अगर हम बात करें ना, तो पोर्क मीट को एक मेजर सोर्स माना जाता है एनिमल प्रोटीन्स का। अगर आप नोटिस करेंगे ग्लोबल मीट इनटेक की, तो लगभग 35% से भी ज्यादा पोर्क मीट दुनिया भर में खाया जाता है। तो अगर यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस एट द सेम टाइम, क्योंकि आप नोटिस करो ये वाइल्ड बोर्स और बाकी चीजों को भी इन्फेक्ट करता है, इस वजह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा कंसर्न आता है, क्योंकि एक जो दुनिया भर में बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस कहीं ना कहीं इस वजह से टूट जाता है।
अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है एल्यूमिनियम स्टील यूटेंसिल्स नाउ नीड आईएसआई मार्क्स। देखो आप लोग भी बर्तन खरीदते होंगे, है ना। इन बर्तन आपके कुकर वगैरह हो गया, और वहां पे बर्तन आप यहाँ पे अलग अलग तरह के बर्तन देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर सरकार के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, जिसमें बात करी गई है कि भाई जितने भी आपके अलग अलग यूटेंसिल्स हैं जो स्टेनलेस स्टील से या एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, उनके ऊपर आईएसआई मार्क होना कंपलसरी हो चुका है, इन 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 लाइन विद बीआईएस रेगुलेशंस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से सभी यूटेंसिल जो कि एल्यूमिनियम के और स्टेनलेस स्टील के बने उनके ऊपर आईएसआई मार्क अब होना ही चाहिए। अगर सर मान लो नहीं होता, इस ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं करते, तो भैया उनके ऊपर ऑफेंसेस के मतलब उनके ऊपर पनिशमेंट लगेगी, और क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर मटेरियल की कंपोजिशन, यूनिफॉर्मिटी एंड प्रैक्टिकल डिजाइंस को मीट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को लाया गया है। अब एक आप लोग दिमाग में आएगा, सर ये स्टेनलेस स्टील क्या होता है और स्टील में अंतर क्या होता है, क्या दोनों चीजें सेम है? नहीं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना स्टील और स्टेनलेस स्टील में थोड़ा सा अंतर होता है। जब ना स्टील की बात करें, कुछ चीज बनती हैं तो जनरली ना स्टील के अंदर थोड़ा बहुत कार्बन होता है, पर जब मैं बात करता हूँ ना स्टेनलेस स्टील की, यहाँ पर ना इसके साथ क्रोमियम को ऐड कर दिया जाता है। तो बेसिकली स्टेनलेस स्टील एक तरह का अलॉय हो गया। समझ रहे हो कि स्टील के अंदर आपने क्रोमियम को ऐड कर दिया। अब क्रोमियम को ऐड क्यों किया गया? क्रोमियम को इस वजह से ऐड किया गया कि जब भी ये बाद में स्टेनलेस स्टील बनेगा, उससे पता क्या होता है, उससे ना बर्तनों को जंग नहीं लगता आपके। ठीक है, क्रोजन कम होता है, क्रोजन रेसिस्टेंट होते हैं, मेलेबल हो जाते हैं वो। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा बताया जाता है कॉस्ट भी उसकी कम आ जाती है, फैब्रिकेशन करना भी आसान हो जाता है। तो जब इतनी आसानी से बर्तन बनेंगे जो लंबे टाइम तक चलेंगे, वर्सेटाइल होंगे, देखने में बढ़िया लगेंगे, तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, लोग तो स्टेनलेस स्टील को ही यूज करेंगे ना। समझ रहे हो? और यहाँ पे जंग वंग नहीं लगता, तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। इन स्टैंडर्ड्स के माध्यम से कुकिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको आप होल्ड करने की कोशिश है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कंज्यूमर सेफ्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया अब यहाँ पे ना आपके बर्तन भी अब यहाँ पे आईएसआई मार्क लग जाएगा, तो आपको पता है यार ये बर्तन सेफ है। समझ रहे हो? थर्मल शॉक टेस्ट हुआ है इसके ऊपर, ड्यूरेबिलिटी का टेस्ट हुआ है, तो ये सब कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो है डीपीआईआईटी के द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक छोटा सा ही है, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। देखो 4 दिन का ये जो कॉन्क्लेव था, 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में, ये कल खत्म हो गया है भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर। ठीक है, 4 दिन यहाँ पे चला। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडस्ट्री बॉडीज, यानी कि एक थी उसमें AIPMA, यानी कि ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, एंड साथ साथ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ये दोनों क्या है? इंडस्ट्रियल बॉडीज हैं। अब क्या फोकस रहा? फोकस यही था कि जो प्लास्टिक का बहुत ही मैसिव लेवल पे यूज हो रहा है ना, और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, उसके लिए हम क्या क्या सोल्यूशंस लेके आ सकते हैं उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा ना मैं आपको डेटा बताता हूँ, ये डेटा आप मेंस के अंदर भी यूज करोगे, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। देखो एक्चुअली बताया जाता है 2000 से लेकर ना अभी 2024 तक हमने जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर लिया है, ये लगभग आज तक दुनिया में जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ उसका 50% है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि एक है जिंदगी 2000 से लेके 2024 तक की, एक है इससे पहले तक, जितना भी आप पीछे जाते रहो। अब यहाँ पर बताया जा रहा है 50% अभी तक हुआ है, 50% हमने पिछले 24 साल में ही कर लिया है। अपने आप में ये नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ना, तो ये नंबर डबल होता रहेगा। हमारी मतलब हमारी जो करंट एनुअल प्रोडक्शन ना, ये डबल हो जाएगी बाय 2050। एंड ऊपर से मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना भी हमने आज तक प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है ना, उनमें से सिर्फ 9% ऐसा प्लास्टिक था जो हमने रिसाइकल किया है, एंड 12% को इंसिनरेट किया है। तो ये नंबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा कम है। आप पूछेंगे सर बाकी कहाँ जा रहा है, ये तो बस इतना सा ही रिसाइकल और इंसिनरेट हो रहा है। अरे बाकी आपके लैंडफिल्स के अंदर कहीं ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कहीं पड़ा हुआ है, कुछ ओशंस में चला जाता है, कुछ माइक्रो प्लास्टिक में फॉर्म हो जाता है, वो फिर कहीं ना कहीं हमारे जाके जो हमारे एक्वेटिक स्पीशीज हैं उनको इम्पैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो फोकस यही है कि भाई या तो आप ये जो इम्बैलेंस इतना बड़ा आ चुका है ना, कि प्रोड्यूस कितना हो रहा है एंड कितना हम मैनेज कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा रूट कॉज है। तो हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, ताकि ये जो राइजिंग यूज ऑफ प्लास्टिक है इसको कहीं ना कहीं हम रोक पाएं, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर उसको रोक पाएं, एंड क्या सोल्यूशंस हम निकाल सकते हैं ताकि इसके इफेक्टिव डिस्पोजल के लिए, इफेक्टिव रिसाइकलिंग के लिए हम उसको
कर पाएं, यही सारे डायलॉग एंड डिस्कशन इसके लिए यहाँ पे हुआ। आई होप दिस मेक सेंस टू एवरीवन। ठीक है दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। अब आपको दो क्वेश्चंस मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है डिजिटल रुपी के बारे में, तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो एंड मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है पॉलिटी का, ठीक है ना, प्रोहिबिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। रिट्स का देखो काफी हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है ना, तो डेफिनेटली इसका आंसर आसान है काफी क्वेश्चन ये, तो आप इसको ट्राई करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताइएगा। एक मैंने आपको होमवर्क दिया था, इनमें से इंडिया किस किस चीज का मेंबर है। देखो यूपीएससी ने ना एआईआईबी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब डिटेल में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एआईआईबी में कौन कौन मेंबर हैं, क्या इंडिया मेंबर है या नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। डेफिनेटली इंडिया मेंबर है, ठीक है। अगर आपने पीवाई क्यू करा होता तो ये क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाता। उसी तरह से एमटीसीआर के भी डेफिनेटली मेंबर बने हुए हैं। इसी के साथ ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के बारे में तो चर्चा होती है, 2 बार क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग मेंस में आ गया है एंड प्रीलिम्स में भी यहाँ पे दूसरी बार क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो डेफिनेटली इंडिया तीनों का मेंबर है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं इजी कैटेगराइज करूंगा, कुछ मुश्किल था नहीं इस क्वेश्चंस के अंदर। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी आईआर की जानकारी है या अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो तीनों के तीनों मैंने कभी ना कभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। एससीओ तो थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया, एआईआईबी भी डिस्कस किया था पहले, तो ये चीजें आप आराम से टैकल कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इंडिया में इनमें से कौन सा ट्रेड कर सकता है। देखो यार, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स के बारे में तो डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए, ये तो हम काफी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं। एंड अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप जानते हो यार, पिछले सालों में रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो थी, ठीक है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम के माध्यम से जो आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, अब वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको बेसिकली आरबीआई के साथ रजिस्टर करना जरूरी है, आपके जो गिल्ट अकाउंट होता है उसके माध्यम से। तो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट हो गया या रिटेल डायरेक्ट स्कीम हो गया, उसके माध्यम से आप इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पहले दो तो आप वैसे ही पढ़ते ही हो, तीसरा आपका करंट अफेयर से निकल आता, तो बहुत आराम से आप इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 मार्क कर सकते थे। अब आज का आपका होमवर्क रहेगा ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर आप मुझे बताना इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसकी तरह से सैटरडे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, स्टील स्लैग को ये कहा रहा है कि इन जगह में यूज कर सकते हैं, आंसर इज यस, दैट इज इंडीड करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच में नहीं बल्कि आपके भारत और मंगोलिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपका नीति आयोग का प्रोग्राम है, तो तीसरा भी आपका यहाँ पे गलत स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।